हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग यहां से ये जो क्लास है, इस क्लास से हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। किसकी? इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान को। यूपी SSC पैट की परीक्षा में हमें जो संविधान पढ़ना है बहुत ही थोड़ा पढ़ना है, बस गिनी चुनी चीज़ें पढ़नी है। पहले देख लीजिए पढ़ना क्या क्या है। देखिए भाई, पैट के लिए यूपी SSC पैट में हमें क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, और संसदीय प्रणाली। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध। और क्या पढ़ना है? न्यायिक ढांचा, SC और HC, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, इतना पढ़ना है। ये सब यूपी SSC पैट के लिए पढ़ना है, क्योंकि बहुत गिना चुना थोड़ा सा सिलेबस है। ठीक है, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, भारतीय संविधान। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं, यानी कि अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसे तो कई लोग रट लेते हैं और जो सिलेबस दिया जाता है उसके अनुसार पढ़ लेते हैं। जो संविधान से बेसिक जानकारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद तो बहुत से लोग रट लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाकर टिक कर देते हैं। लेकिन जो बेसिक जानकारी पूछी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शायद आपके सिलेबस में संविधान दिया है, आर्टिकल से क्या पता एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, और वहाँ की जो बेसिक जानकारी है, संविधान की बेसिक जानकारी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर सबसे ऊपर क्या है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे ऊपर संविधान, यानी कि संविधान क्या है? सर्वोच्च है। इसके ऊपर ना कोई अधिकारी है, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति। सबसे बड़ा क्या है? ना ही सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा क्या है? भारतीय संविधान। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति इसी के अनुसार चलता है। बात समझ में आ गई? कोई भी व्यक्ति संविधान के अलग होकर या उसको लांघ कर नहीं जा सकता, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? संविधान। बात समझ में आ गई? भारत के अंदर सर्वोपरि क्या है? संविधान। उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, हर कोई उसी के अनुसार कार्य करता है। अब देखिए, संविधान क्या है? संविधान, क्वेश्चन पूछा जाए संविधान क्या है, तो संविधान एक विधि है। क्या है? विधि। विधि का मतलब होता है कानून। एक ऐसी विधि है, एक ऐसे कानूनों का दस्तावेज है जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है, जिसके द्वारा देश के अंदर जो राज्य हैं उनको संगठित किया जाता है, उनका शासन चलाया जाता है। बात समझ में आई? संविधान एक ऐसी विधि है
या फिर कहिए एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा राज्यों का शासन, देश का शासन चलाया जाता है। बस बात खत्म। ठीक है, विधि या फिर कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। एक कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है भाई? भारत का। सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान। इसके बाद देखिए संविधान के प्रकार पूछ लेता है, कितने तरह का होता है? तो देखिए एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। बात समझ में आई? मुख्य रूप से दो तरह का। लिखित में क्या होता है भाई? जिसमें सारे प्रावधान, सारे नियम कानून लिखित रूप में हो, जिसमें सारे प्रावधान, सभी प्रावधान लिखित हो, उसे क्या कहेंगे भाई? लिखित संविधान। और जिसमें सारे के सारे प्रावधान या सारे नियम कानून कैसे हो? परंपराओं पर आधारित, परंपराओं पर आधारित। वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान। बात समझ में आई? बताइए। लिखित संविधान जिसमें सारी विधियां, सारे प्रावधान, सारे नियम कानून लिखित रूप में हो, वो कैसा है? लिखित संविधान। और अलिखित जिसमें सारे के सारे कानून, नियम, विधि अलिखित हो, यानी कि परंपराओं पर आधारित, कोई भी चीज़ लिखी ना गई हो, वो कैसा है? अलिखित संविधान। इसके बाद देखिए मुख्य रूप से दो तरह का, लिखित और अलिखित। इसके बाद भी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, यहाँ से नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि लिखित क्या होता है, अलिखित क्या होता है। अब वो पूछता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान क्या होता है? निर्मित। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के पूछ रहा है। निर्मित संविधान, देखिए जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो, वो कैसा है? निर्मित संविधान। जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो, वो कैसा संविधान है? निर्मित संविधान। जैसे भारत का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान। और किसका? अमेरिका का। और अपने भारत का कैसा है? लिखित भी है। लिखित, या फिर यहाँ पर लिख लीजिए लिखित संविधान भारत का संविधान। अलिखित जैसे ब्रिटेन और कौन सा? सऊदी अरब। बात समझ में आई? अब देखिए और पूछता है विकसित संविधान क्या होता है? विकसित संविधान पूछता है जिस संविधान का निर्माण तो नहीं, वो लिखा नहीं जाएगा। जिस संविधान में सारे नियम कानून परंपराओं पर आधारित हो, वो कैसा है? विकसित संविधान। परंपराओं पर, यहाँ भी परंपराओं पर आधारित। जैसे ब्रिटेन और सऊदी अरब का संविधान कैसा है? विकसित संविधान। कैसा है? लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान, निर्मित संविधान। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अब देखिए और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कठोर संविधान क्या होता है? लचीला संविधान क्या होता है? देखिए भाई कठोर और लचीला संविधान किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया कठिन हो या फिर जटिल, कठिन हो, वो कैसा है? कठोर संविधान। जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी हो? कठिन हो, जटिल हो, उसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान। जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया सरल हो, कानून
बनाने की प्रक्रिया कैसी हो, सरल हो। वो कैसा, लचीला संविधान। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है, कठोर है कि लचीला है। भाई भारत का संविधान कैसा है, कठोर और लचीला दोनों है, कठोर और लचीला दोनों है। क्योंकि भारत के संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी, सरल भी है और कठोर भी है। तो भारत का संविधान कैसा हुआ, कठोर और लचीला दोनों। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए भाई, अब इसके बाद बात आती है कि भारतीय संविधान का विकास कहाँ से शुरू होता है, यानी कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो विकास की प्रक्रिया है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, क्योंकि वहाँ से ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके आने लगे थे, और कई एक्ट ऐसे आए जिसे भारतीय संविधान का विकास कहा जाता है, कि वहीं से भारतीय संविधान का विकास होना शुरू हो गया था। कहाँ से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके बाद कई एक्ट आए जिन्हें भारतीय संविधान के विकास के रूप में देखा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ तो हम एक्ट जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी भाई, संविधान सभा की मांग की बात। देखिए, संविधान सभा की मांग तो कई बार की गई, कई बार नेताओं ने की, बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन उसे कई बार स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की मांग कब से शुरू होती है, तो ये होती है 1895 से। 1895 में सर्वप्रथम बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा भाई, स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। किसके द्वारा, स्वराज विधेयक के माध्यम से। 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। बात समझ में आई, बताइए। इसके बाद आते हैं 1922 में। कब, 1922 के अंदर यहाँ पर गांधी जी ने, किसने, गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद देखिए 1934 में, कब, 1934 में किसने भाई, M.N. रॉय, इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा, 1895 में सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसके बाद देखिए क्या आता है 1935 में। कब, 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन की मांग की। इसके बाद देखिए 1938 में कांग्रेस की ओर से, किसकी, कांग्रेस की ओर से नेहरू जी ने, किसने, नेहरू जी ने संविधान सभा की गठन की मांग की। बात समझ में आई। इनमें केवल ये कुछ पॉइंट हैं, आप इन पर ध्यान दें, यहीं से प्रश्न फंस जाता है। 1895 में बीजे तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से, 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। इसके बाद सर्वप्रथम 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। इसके बाद 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
संविधान सभा के गठन की मांग की। इनकी मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी किया गया था, सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव, ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत बताइए। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, इसके बाद याद रखेंगे 1934 एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से, इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। इसके बाद देखिए 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके बाद 1940 में जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, इसे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसे संवैधानिक विधेयक भी कहा जाता है, स्वराज्य विधेयक को संवैधानिक विधेयक भी कहा जाता है। बात समझ में आई? और इसे याद रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। इसके बाद देखिए 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत मांग को स्वीकार किया जाता है। मांग को स्वीकार, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। उस समय देखिए क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी कि 1939 से और ये चला 1945 तक। तो इसमें ये कहा गया, इसका भाई प्रमुख कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका चीफ था या मेन व्यक्ति कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसी के संरक्षण में या फिर इसी की देखरेख में भारत में किसे लाया गया? क्रिप्स प्रस्ताव को। और इसी के अंतर्गत पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया भाई? भारतीयों की संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार किया। और इसके अंतर्गत कहा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भारतीयों को संविधान सभा गठित करने की यानी कि संविधान निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। बात समझ में आई? ये अंग्रेजी सरकार ने कहा क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत। बात समझ में आई? ये पूछा जाता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कब आया? 1942 में। देखिए बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी है आपको, यहाँ पर याद रखना है 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, और इसका नाम याद रखना है स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये भारत में आया था। बात समझ में आई? और जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा, इनमें कौन कौन होगा भाई? इनमें देसी रियासतें होगी, देसी रियासतें। और कौन होगा भाई? इसमें देसी रियासतों के साथ प्रांतीय सदस्य भी होंगे, प्रांतीय सदस्य। और देखिए इसमें मुख्य बात क्या थी? इसमें थी भाई मुख्य बात ये थी कि अंग्रेजों ने ये कहा कि भारतीयों के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जाएगा, संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण, अगर भारतीयों के द्वारा किया गया संविधान निर्माण यानी कि संविधान जो बनाया जाएगा वो अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आया, तो वो अपना कब्जा भारत पर बरकरार रखेगा, यानी कि भारत को आज़ादी नहीं देगा। क्या भाई? कि क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत भारतीयों के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वो अगर अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आया तो अंग्रेजी सरकार भारत पर कब्जा बरकरार रखेगी, यानी कि भारत को आज़ाद नहीं करेगी।
ये बात भाई गांधी जी को बहुत बुरी लगी। किसको भाई? गांधी जी को। और उन्होंने इस क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। बात समझ में आई? जब अंग्रेजी सरकार ने ये कहा कि भारतीयों के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वो अगर अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आया तो अंग्रेजी सरकार यानी कि अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा बरकरार रखेंगे, तो ये बात जब गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और किसने भाई अस्वीकार किया था? किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने। और किसने? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। बात समझ में आई? और इसे गांधी जी ने क्या कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने क्या कहा? ये बात ध्यान रखने वाली है कि क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने दिवालिया बैंक कहा था। दिवालिया बैंक। और क्या कहा था? भविष्य की तिथि में, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक जिसकी बैंक नष्ट हो चुकी है, जिसकी बैंक नष्ट हो चुकी है। ये बात आप याद रखें कि गांधी जी ने 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आया उसको अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या है? दिवालिया बैंक। जिसकी भविष्य की तिथि में भुनाने वाला जो चेक है उसकी बैंक नष्ट हो चुकी है। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 और गांधी जी, यहाँ से ये पॉइंट याद रखने। ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना, ठीक है? ये तो आपको समझाने के लिए था। आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये क्रिप्स प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया गांधी जी ने, इसके बाद आती है 1945 में। 1945 के अंदर क्या आती है? वेवेल योजना। जब गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, किसे भेजा? वेवेल योजना को, यानी कि वेवेल के अंदर, वेवेल की अध्यक्षता में योजना को भेजा और उससे कहा लॉर्ड वेवेल से कि आप जाकर देख कर आइए भारत के अंदर कि संवैधानिक गतिविधियां कैसी हैं, उनमें क्या दिक्कत आ रही है और क्यों क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गांधी जी ने। तो उस समय कौन था भारत में? लॉर्ड लेन लिथगो, और उसकी जगह किसे भेजा गया? लॉर्ड वेवेल को। और एट लास्ट ये भी योजना कैसी रही? फेल रही। ये भी योजना क्या? फेल हो गई। अब इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। क्या आता है भाई? कैबिनेट मिशन। देखिए, उसको समझिए ध्यान से। आप इसमें केवल इतना याद रखें कि 1945 में वेवेल योजना भारत में आई थी। अब इसको समझिए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल योजना। मंत्रिमंडल योजना। ये भारत में कब आई? 1946 के अंदर। इसकी डेट भी याद रखिए, पूछी जाती है। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कब आया? 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे भाई। कितने? 3 सदस्य। स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके बाद पैंथिक लॉरेंस, और कौन था? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। तीनों के तीनों अंग्रेजी सदस्य
कौन थे? स्टेपफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स प्रस्ताव की अध्यक्षता जिसने की थी वो, और पैंथिक लॉरेंस, और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। बात समझ में आई? यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए, कैबिनेट मिशन का भारत में भेजने का उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। तो इसने क्या किया भाई? संविधान सभा का गठन किया। किसका? संविधान सभा का। और इसमें 389 कुल 389 सदस्यों को शामिल किया। कुल सदस्य। बात समझ में आई? और इसी में क्या शामिल थी? 15 महिलाएं भी शामिल थी। 389 में महिलाएं। किसी कोई दिक्कत? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया और इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। इसने सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 कुल सदस्यों को शामिल किया, जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। इसके बाद देखिए, इनको अलग अलग करके देखते हैं कहाँ से कितने सदस्य लिए गए। 292 किससे थे? ब्रिटिश प्रांतों से। 93 यानी कि 93 देसी रियासतों से, जहाँ पर रजवाड़े थे, देसी रियासतों से। और 4 सदस्य कहाँ से थे? 4 सदस्य कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से केवल गिनती में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य लिए गए थे। तो कितने? 292। 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। और वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? देखिए, पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, और इसी अजमेर में मारवाड़ का क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है। इसके बाद कुर्ग यानी कि कर्नाटक। इसके बाद देखिए कौन सा था? बलूचिस्तान। 4 कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा कर्नाटक या फिर कुर्ग, और चौथा बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो 3 ऑप्शन में दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, उसी को आपको टिक करना है। टिक तभी कर पाएंगे जब 4 के चारों आपको पता होंगे। ठीक है। अब देखिए ऊपर आइए, जो 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा में, इसमें कितनी थी? 15 महिलाएं थीं। तो 15 महिलाओं के नाम नहीं पूछता है। इसमें एक महिला शामिल थी, जो कैसी थी? मुस्लिम महिला। एक मात्र मुस्लिम महिला शामिल थी संविधान सभा में। उसका नाम पूछता है भाई, बताइए उसका क्या नाम है। प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बेगम एजाज रसूल। इसको याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, अब देखिए संविधान सभा का गठन हो गया। इसके बाद क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव में अलग अलग सीटें अलग अलग पार्टी को मिलती हैं। इसके बाद जब चुनाव हो जाता है, इसके बाद शुरू होती है बैठक। संविधान सभा की बैठक शुरू होती है। देखिए बैठक को ध्यान से समझिए। शुरुआत की 3 बैठक पूछी जाती हैं। ठीक, उनको ध्यान से समझ लीजिए, वहीं से प्रश्न फंस जाएगा। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946।
तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। देखिए क्रम समझ लीजिए, एक दिन छोड़ के बैठक हो रही है, 3 बैठकें लगातार ऐसी हुई। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, दूसरी बैठक 10 तारीख को छोड़कर 11 तारीख को होती, यानी कि 11 दिसंबर 1946 ये कौन सी थी, दूसरी बैठक। तीसरी बैठक फिर 12 तारीख को छोड़कर 13 तारीख को होती है, कब, 13 दिसंबर 1946 ये थी तीसरी बैठक। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। और पहली बैठक में क्या किया गया भाई, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये कोई विशेष नहीं था कि ऐसा है कि इन्हीं को क्यों चुना गया, ये बड़े बुजुर्ग थे, बहुत सीनियर थे, इसलिए इन्हें अस्थाई रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। बात समझ में आई। और इस बैठक का क्या भाई, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि पहले भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए, यानी कि पाकिस्तान बनाया जाए, उसके बाद संविधान सभा का गठन हो, अलग अलग संविधान सभाएं हों, अलग अलग संविधान बनाया जाए। इसलिए इस बैठक का, पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में। अब देखिए दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किस बैठक में चुना गया, तो दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत बताइए। और 2 उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष कितने थे भाई, 2। और वो 2 कौन थे बताइए, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष 2 चुने गए। कौन कौन थे बताइए, टी कृष्णमाचारी, इन्हें क्या चुना गया, उपाध्यक्ष। और कौन बताइए, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। अध्यक्ष 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष कितने चुने गए, 2। कौन कौन से, टी कृष्णमाचारी और H.C. मुखर्जी। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। और देखिए यहीं पर क्या भाई, संवैधानिक सलाहकार, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था। यहाँ ये तो क्वेश्चन बहुत ज़माने से आ रहे हैं और ठीक ठाक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई अच्छी परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया, बताइए भाई। तो B.N. राव को, B.N. राव
याद रखना, संवैधानिक सलाहकार किससे चुना गया था? BN राव को। बात समझ में आई? अब देखिए तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीसरी बैठक में क्या भाई? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात समझ में आई? बताइए। अब प्रश्न ये ऐसे पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो कब? 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब इसे स्वीकार कब किया गया? स्वीकार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया? तो कब? बताइए, किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस बैठक में? तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। बताइए। और अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? बताइए। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। ये थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। कुल बैठक कितनी हुई? 166। आगे बढ़ा जाए। बताइए। अब जब बैठक हो गई, अध्यक्ष चुने गए, अब क्या बनेंगी भाई? समितियां। सबको संविधान निर्माण के लिए अलग अलग कार्य सौंपा जाएगा। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ये जो मैटर हमने आपको बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई देखिए, अब बैठक होना स्टार्ट हो गई है। 3 बैठकें हो गई हैं। इसके बाद हमने 3 बैठकें आपको बता दी। इसके बाद अब संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग समितियां बनेंगी। जैसे कि कोई कार्य होता है, बड़ा कार्य, घर में शादी विवाह का कार्य, उसमें सबको अलग अलग कार्य दिया जाता है कि आपको सुबह मंडी से सब्जी लेकर मैरिज होम में पहुंचाना है, आपको घर से रिश्तेदारों को लेकर मैरिज होम में, और मैरिज होम से घर में। इसी तरह संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग समितियां बनाएंगी जो कि संविधान का निर्माण करेंगी। ठीक है, देखिए समितियां भाई 2 तरह की बनाई गई। कैसी? 2 तरह की। एक थी बड़ी समितियां, और दूसरे नंबर पर छोटी समितियां। देखिए, बड़ी समितियों में कितनी समितियां थीं? 8, और इसमें भी करीब 8 से 9 समितियां थीं। बड़ी समितियां, 2 तरह की समितियां, बड़ी समितियां और छोटी। बड़ी समितियों में अलग अलग 8 समितियां थीं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते। छोटी समितियों से बहुत कम प्रश्न, एकाध प्रश्न कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले जो बड़ी समिति के अंतर्गत, देखिए बड़ी को समझिए, बड़ी समितियां। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी प्रारूप समिति। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर बी आर
अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और इसका गठन भी पूछा जाता है। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। गठन कब होता है इस समिति का? गठन 29 अगस्त 1947। बात समझ में आई? गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसमें भी भाई कितने सदस्य थे? 7 सदस्य अलग अलग। ठीक है, सदस्य नहीं पूछे जाते हैं, आपसे केवल पूछा जाएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, किसको जिम्मेदारी दी गई? बी आर अम्बेडकर को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। इसमें 7 सदस्य थे और इसका कार्य था कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, ड्राफ्ट कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए संघ समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति। किसके? राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। संघीय संविधान समिति। ये सब अलग अलग समितियां। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? संघ शक्ति समिति। ये सब अलग अलग समितियां। संघ शक्ति समिति राज्यों के लिए जो समिति थी। उसके बाद देखिए संघीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रश्न पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। बात समझ में आई? बताइए। अब देखिए मौलिक अधिकार समिति, ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार समिति। एक ये हो गई मौलिक अधिकार समिति। उसके बाद देखिए जो अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र थे उनके लिए समिति बनाई गई। अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र, इसके लिए अलग समिति बनाई गई। बात समझ में? मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति। इस समिति को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सलाहकार समिति। इसको मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र समिति। इसके अंदर कितनी समितियां थीं भाई? 5 उप समितियां। 5 उप समितियां। ये एक ही समिति है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र समिति, और इसके अंदर 5 उप समितियां थीं जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति और क्या भाई, और एक अलग थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति ये थी भाई। 4 हो गई, 5 ये एक ही समिति है और एक ये 6। ठीक, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत पूछी जाती है। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति ये बहुत पूछी जाती है। तो इसका प्रमुख किसे बनाया गया, किसे अध्यक्ष बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद आती है प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बड़ी समितियां हो गई 8, देख लीजिए। अब आता है नंबर छोटी समितियों। छोटी समितियों में केवल आपको 2 ध्यान रखनी है। एक तो है राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति। और दूसरी कौन है? कार्य संचालन समिति। देखिए, इन दोनों में अंतर है। संचालन समिति जो कि बड़ी समिति थी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कार्य संचालन समिति ये एक छोटी समिति है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि राष्ट्र ध्वज संबंधी या राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस इतनी समितियां बहुत हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आगे बढ़ा जाए। बताइए भाई, इन समितियों को अलग अलग कार्य दिया गया। इन्होंने क्या किया? संविधान का निर्माण किया। और जब संविधान का निर्माण किया तो लगभग 60 देशों के जो संविधान थे उनको खंगाला गया, उनका अवलोकन किया गया, उनको पढ़ा गया। कितने? लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, अवलोकन किया। कितने? लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इसके बाद अपना संविधान बनाया गया और उस पर 60 देशों के संविधान को देखने के बाद लगभग 114 दिन तक बहस चली थी। कितने? लगभग 114 दिन तक बहस चली या कहिए विचार विमर्श हुआ, तब ये संविधान बनाया गया। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा भाई? समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और लगभग खर्चा कितना आया? खर्चा लगभग 64 लाख रुपए खर्चा आया। बात समझ में आई? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? और जब संविधान तैयार हुआ यानी कि मूल संविधान जो बना, मूल संविधान, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें एक प्रस्तावना, 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने भाग थे? 22 भाग। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। कितनी प्रस्तावना? एक प्रस्तावना। ठीक है, और इसे लिखा किसने? ये भाई भारत का संविधान है, जो मूल प्रति है संविधान के, भारत के संविधान की, वो हस्तलिखित है। हस्तलिखित किसने लिखा भाई?
लिखने वाला कौन था? लेखक, या फिर कहिए सुलेखक। सुलेखक। तो इसके लिए एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका नाम था प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा। इनकी भाई राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसीलिए इनको संविधान को लिखने के लिए बुलाया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को लिखने वाला कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा, और भी किस शैली में लिखा? शैली तो वो कौन सी थी? इटैलिक शैली, इटैलिक शैली। इसे भाई इटैलिक शैली कुछ इस तरह की होती है, तिरछा करके लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे। आप जो मोबाइल देखते हैं उसके अंदर जब आप फॉन्ट चेंज करते हैं तो फॉन्ट में एक ऑप्शन आता है इटैलिक शैली का, वो कुछ इस तरह से तिरछा करके ऐसे तिरछा करके लिखा जाता है, उसे कहते हैं इटैलिक शैली। तो भारत का संविधान किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, और वो किस शैली में लिखा? इटैलिक शैली में लिखा। बात समझ में आई? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? और पहली बार संविधान कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ा गया। पहली बार पढ़ा गया कब? 4 नवंबर 1948 को। बात समझ में आई? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। देखिए, पहली बार संविधान पढ़ा गया कब? 4 नवंबर 1948 को। अब देखिए, एक डेट आती है बहुत महत्वपूर्ण, कब? 26 नवंबर 1949। ये डेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। पूछा जाए प्रश्न कि संविधान को कब पारित किया गया? पारित होने की घोषणा, ये घोषणा कर दी गई, ये अनाउंस कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को कि संविधान पारित हो गया। और इसी दिन क्या हुए भाई? हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर। इसी दिन संविधान पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किए गए। और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? बताइए, 284 लोगों ने। चलिए देखिए, कब हस्ताक्षर किए? बताइए, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पारित होने की घोषणा कब की गई? 26 नवंबर 1949 को। हस्ताक्षर कब किए गए? 26 नवंबर 1949 को। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने। पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और इसी दिन संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, आत्म अर्पित, आत्म अर्पित, अपनाया गया, अपनाया गया, लागू किया गया, लागू किया गया। ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका सबका मतलब एक है। अलग अलग नामों से पूछते हैं, कब अंगीकृत किया गया, कब आत्म अर्पित किया गया, कब अपनाया गया, कब लागू किया गया। ये ऐसे करके पूछ देता है। जब घुमाकर पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझ में आई? स्वयं को सौंपा गया, भारतीयों ने स्वयं को सौंपा, स्वयं को सौंपा। अधिनियमित किया गया, अधिनियमित। इन सब का मतलब क्या है? एक मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसी दिन लागू किया गया था। और कितने? लगभग 15 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद
लागू कर दिए गए थे। बात समझ में आई? बताइए कौन कौन से अनुच्छेद थे, बताया जाएगा। 15 अनुच्छेद थे, ठीक है। आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ा जाए। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। इस डेट को 15 अनुच्छेद लागू किए गए। इसके बाद जो शेष अनुच्छेद थे, यानी कि शेष संविधान जो था, वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद एक दो डेट और याद रखेंगे, जैसे 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ? राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रध्वज अपनाया गया। ठीक है। और देखिए एक डेट याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 की। कब? 24 जनवरी 1950। ये भी डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ? राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान इसको अपनाया गया। और इसी दिन भारत का जो राष्ट्रपति था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बात समझ में आई? राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद डेट याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। इसके आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।